जो है वो इर्द गिर्द से आ जाए और आके मल्टीप्लाई करे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो है वो अब नॉर्मली प्रेजेंट हो बॉडी के अंदर, घुस जाए सर्जरी के दौरान, पोस्ट ऑपरेटिव या इंट्रा ऑपरेटिव, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जिसमें हमारे पास इन्फेक्शन के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, फीवर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और इसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकती है, ऐसे ही है। अच्छा, अब बैक्टीरियमिया क्या होगा कि बैक्टीरियमिया क्या है कि अगर स्ट्रीम के अंदर घुस जाए, ठीक है, बट दिस कंडीशन डज नॉट ऑलवेज लीड्स टू SIRS या सेप्सिस। अब इसके अंदर ना आपने चार जो है ना वो क्या कहते हैं उसको याद रखनी है, शॉर्ट फॉर्म्स। एक हमारे पास है SIRS, एक हमारे पास है मॉड्स। सबसे पहले SIRS क्या होता है? हाँ जी, सर्जिकल, सर्जिकल नहीं होगा, क्या होगा जल्दी से बताएं, देख कर भी बता सकते हैं आप। तीन है हमारे पास, मेरा ख्याल है 3 से 4 है, मैंने अलहदा भी की थी लेकिन यहाँ लिखना भूल गई। SIRS क्या होगा? सिस्टेमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। और एक इसके अंदर वर्ड यूज होगा मॉड्स का, ये देखो मॉड्स, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, ठीक है। और एक और वर्ड इसमें यूज होता है SSI, जो आगे आप जाके पढ़ोगे। SSI का मतलब सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये अपने टर्म्स याद रखनी है, ये जो है ना आपने सिर्फ रीड करना है, इसमें कोई खास बात नहीं उसमें लिखी हुई। हमारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए इस टेबल के ऊपर, ठीक है। अब ये टेबल हमें क्या कहता है जी? सबसे पहले उसने लिखा है SIRS क्या होता है और इसका क्या क्राइटेरिया। SIRS क्या होगा? सिस्टेमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। और ये तब हम उसको कहते हैं जब इनमें से कोई दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स मौजूद हो या नजर, ठीक है। समझ आ गई है इस बात की? अब कौन कौन से वेरिएबल्स? सबसे पहले हमारे पास क्या हो सकता है? फीवर ऑफ मोर देन 38 डिग्री यानी 100 फ़ारेनहाइट या लेस देन 36, ठीक है जी। लो ग्रेड फीवर या हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। और उसके अलावा हार्ट रेट अगर जो है बढ़ जाए, कितना बढ़े? 90 बीट्स पर मिनट से ज्यादा। आइडियली कितना होता है हार्ट रेट, कोई मुझे बताएगा? मुझे तो नहीं पता। 70 to 80, सारे मेरी आवाम सोई पड़ी है। 70 to 80, ठीक है। 72 आइडियल है, लेकिन आपने हमेशा एवरेज रेशो बतानी होती है, 70 to 80, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है? रेस्पिरेटरी रेट ऑफ मोर देन 20 ब्रेथ्स पर मिनट या आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो लेस देन 32। अब मुझे आपने ये भी बताना है कि रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितना होता है। शाबाश। और उसके अलावा अगर एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स काउंट हो या तो ज्यादा हो या लेस देन 4000 हो या 10% इमेच्योर बैंड फॉर्म्स में मिले जी, ठीक है। जो हमारे पास, अब मुझे बताएं व्हाइट ब्लड सेल्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है? शाबाश। 4 to 11, ऐसे ही है। अच्छा, अब इन चारों में से अगर दो या दो से ज्यादा हमें वेरिएबल्स मिलें तो हम उसको क्या लेबल करते हैं? उसको लेबल करते हैं सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। अब ये किन किन वजूहात की वजह से होता है ये आपने पढ़ लेना है। कोई इस्कीमिया हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या स्वेयर इंसल्ट साथ कंबाइन करें, उन वजूहात में क्या होता है? SIRS बनता है, ठीक है। अब ये रिलेटेड टू इन्फेक्शन भी हो सकता है या इन्फेक्शन से नहीं भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई ट्रॉमा है उसको, या कोई स्वेयर इंसल्ट या इस्कीमिया वगैरह, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इन्फेक्शन के अलावा भी हो सकता है और वजूहात की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सेप्सिस। सेप्सिस जब आपके माइंड में आता है, मैं आपसे कहती हूँ सेप्सिस, तो आप क्या कहते हो? सेप्सिस क्या चीज है? आपके माइंड में पहली चीज क्या आती है? इन्फेक्शन, ऐसे ही है।
अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है इसने कि सिर्स प्लस डॉक्यूमेंटेड या सस्पेक्टेड इन्फेक्शन, बट करंट डेफिनेशन इज documented या suspected infection plus systemic manifestations of infection in order to, ये वैसे इसने बहुत फजूल अंग्रेजी लिखी हुई है, सिर्फ इसमें ये उसने बताया हुआ है कि जो सेप्सिस है अगर SIRS के साथ कोई डॉक्यूमेंटेड या सस्पेक्टेड इन्फेक्शन हमें साथ नजर आ जाए, और दूसरी तरफ उसने कहा है अब जो क्राइटेरिया यूज होता है वो ये होता है कि अगर इनमें से कोई एक क्राइटेरिया, कोई एक वेरिएबल और साथ में इन्फेक्शन, ठीक है, कोई सस्पेक्टेड या डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन नजर आए तो हम उसको क्या लेबल करते हैं? सेप्सिस। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा, और जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये WBC ज्यादा होंगे, रिस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा, फीवर ज्यादा होगा, इसमें क्या क्या चीजें ज्यादा हो सकती हैं? प्रोकैल्सिटोनिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, हाइपरग्लाइसीमिया इन दोज विदाउट डायबिटीज एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ये सारी चीजें हमारे पास किस में आएंगी? सेप्सिस में। आपने बहुत से पेशेंट्स देखने हैं आगे, उसके आगे लिखा होगा सेप्टिक इनकैफ या यूरेमिक सेप्सिस या हेपेटिक इनकैफ, इस तरह। अब यूरेमिक सेप्सिस या कोई भी सेप्सिस का क्या मतलब है? चलो हम यूरेमिक सेप्सिस को लेते हैं कि ड्यू टू यूरोजेनिटल ट्रैक, जो सिस्टम है उसमें कौन सा इन्वॉल्व है? यूरोजेनिटल ट्रैक, और उसकी वजह से जो उसको इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन के साथ जो उसको SIRS के वेरिएबल्स मौजूद हैं, इस वजह से हमने उसे लेबल किया यूरेमिक सेप्सिस। समझ आ गई है? अच्छा, अब इसके अलावा इन वेरिएबल्स के अलावा आपको ये वेरिएबल्स मिल सकते हैं, ये एलिवेशंस मिल सकती हैं जो कंफर्म करेंगी कि ये पेशेंट सेप्सिस में जा रहा है। अब मैंने जो इनकैफ की बात की थी उसका भी यही मतलब है कि पेशेंट जो है वो होश में नहीं होता, कॉन्शियस में नहीं होता, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ठीक है जी। अच्छा, समझ आ गई? आगे चले। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी स्वेयर सेप्सिस। स्वेयर सेप्सिस हमारे पास क्या है? पहले हमने पढ़ा सिर्फ सेप्सिस, अब हम पढ़ने लगे हैं स्वेयर सेप्सिस। अब स्वेयर सेप्सिस क्या होता है? जब ये जो इन्फेक्शन था ये ऑर्गन को भी साथ इन्वॉल्व कर ले तो हम उसे क्या कहते हैं? स्वेयर सेप्सिस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करवाते हैं जी? आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया हमें नजर आता है लेस देन 300, नॉर्मल इसका 500 होता है। एक्यूट ओलिगोयूरिया, ये ओलिगोयूरिया क्या होता है? एन यूरिया, ओलिगोयूरिया, पोलीयूरिया। और उसके अलावा जिस तरह मैंने अभी यूरेमिक सेप्सिस की बात की है, सारी वही उसने लिखी हुई है इसमें। ठीक है, और उसके अलावा क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा हो, बिल्कुल लेस यूरिन कहेंगे ओलिगो, और पोली मोर, और एन बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, तो ये हमें नजर आएगा, और उसके अलावा आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया नजर आएगा हमें, ऑक्सीजन जो है आर्टरीज में कम हो जाएगा, उसकी जो है सैचुरेशन। ठीक है, और उसके अलावा कोएगुलेशन एबनॉर्मेलिटीज होंगी उसके अंदर, और हेपेटिक डिसफंक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या कहते हैं? ये ऊपर वाली जो थी यूरेमिक इनकैफ की तरफ जाती हैं, यूरेमिक सेप्टिक इनकैफ की तरफ जाती हैं, और ये हमारे पास जो हेपेटिक डिसफंक्शन है, अगर बिलिरुबिन रेज्ड है तो हम उसको क्या कहेंगे? हेपेटिक इनकैफ। ठीक है ना। और उसके अलावा पैरालिटिक इलियस हो सकता है, और डिक्रीज्ड कैपिलरी रीफिल या स्किन मोटलिंग। अगर ये सारे एविडेंसेस हमारे पास हैं तो इसका मतलब क्या है? कि कोई ना कोई बीच में ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो गया है, और उसको फिर हम क्या लेबल करेंगे? स्वेयर सेप्सिस। ठीक है। अच्छा, ये आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया हम किस तरह करवाते हैं? कोई बताएगा किस तरह से हम ये आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया चेक कर सकते हैं? कौन से टेस्ट से चेक कर सकते हैं? एक एपी चीज हम लेते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस लेते हैं। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, उससे हम कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक हमारे पास क्या है? सेप्सिस विद हाइपोटेंशन रिफ्रैक्टरी टू फ्लूइड रिससिटेशन या हाइपरलेक्टिनीमिया। अब यहाँ पे आपने सेप्टिक शॉक का क्या मतलब लेना है? कि अगर पेशेंट को सेप्सिस, ऐसे ही है ना, अगर पेशेंट को क्या है? इन्फेक्शन है,
और उसके साथ शॉक, शॉक के क्या क्या फीचर्स होंगे? हाइपोटेंशन आता है शॉक में, ठीक है। और उसके अलावा क्या क्या आ सकता है? हाइपोटेंशन कितनी देर के लिए हो तो फिर आप इसको लेबल करते हो रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन? अगर हम उसको आईवी फ्लूइड का बोलस जो है 30 ml पर केजी दें और उसके बावजूद जो है उसका बीपी ऊपर ना आए, तो हम उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन। ठीक है, समझ आ गई है इस बात की? अगर सेप्सिस के साथ रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन आ गई है डिस्पाइट ऑफ गिविंग द फ्लूइड रिससिटेशन, तो आप उसको क्या लेबल करते हैं? सेप्टिक शॉक। सही है। एक और चीज इसने लिखी हुई है, हाइपरलैक्टिनीमिया ग्रेटर देन 1 मिलीमोल पर लीटर। हाइपरलैक्टिनीमिया क्या होता है? कौन सी चीज इसमें ज्यादा होती है? शाबाश, लिखा हुआ है वैसे सामने। बिल्कुल, लैक्टिक एसिड। ठीक है। अच्छा, अगर ये जो है डिरेंज्ड हो जाए, अगर ये डिरेंज्ड हो जाए तो क्या होगा? हाइपरलैक्टिनीमिया से क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट हो सकती है। बिल्कुल, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उसका भी क्या फायदा होगा कि पेशेंट बिल्कुल लैक्टिक एसिडोसिस होगी, और उसके अलावा मसल्स में एक्यूमुलेट होगा। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा? अब मुझे आपने शॉक के हवाले से बताना है कि उसकी वजह से शॉक किस तरह से डेवलप होगा। इसके इसके अंदर शुगर को, ग्लूकोज को कुछ होगा? जल्दी से बताएं। वेरी गुड, शाबाश। ब्लड प्रेशर लो होगा, लेकिन शुगर वगैरह को कुछ होगा इसके अंदर? हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है या हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है? ठीक है, समझ आ रही है अब? अच्छा, एक कह रही है हाइपरग्लाइसीमिया, एक कह रही है हाइपोग्लाइसीमिया। पहले मुझे कंफर्म बताएं कि हाइपर होगा या हाइपो होगा। बिल्कुल ठीक है। ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, और क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया होगा। यहाँ पे हम कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज आती है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? मॉड्स। मॉड्स क्या है? पहले ऑलरेडी बता चुके हैं हम। मॉड्स क्या है? मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, ऐसे ही था। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा? जब फिजियोलॉजिकल डीरेंजमेंट्स इन विच ऑर्गन फंक्शन इज नॉट कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। ठीक है, कर लोगे अब ये भी? अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट, जो आपके एससीक्यूज में भी आता है और एमसीक्यूज में भी आता है? एसएसआई क्या होगा? सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस। ठीक है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस का क्या मतलब है? इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी। ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या लिखा है? इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ सर्जरी विद इन 30 डेज ऑफ सर्जरी। यानी 30 डेज के अंदर अंदर अगर सर्जिकल साइट के ऊपर इन्फेक्शन हो, तो उसे हम क्या लेबल करेंगे? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ठीक है। अगर वहां पे कोई इम्प्लांट वगैरह नहीं है तो
ठीक है, या अगर इम्प्लांट है तो उसके साथ कितना ड्यूरेशन हो जाएगा, 1 ईयर का ड्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड द इन्फेक्शन अपीयर्स टू बी रिलेटेड विद द ऑपरेशन जस्ट आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव, या विद इन 30 days ऑफ सर्जरी विदाउट एनी इम्प्लांट, और 1 ईयर्स के ड्यूरेशन में विद इम्प्लांट, ठीक है। तो ऐसे सारे इन्फेक्शंस को हम क्या करेंगे, सर्जिकल साइट के ऊपर लेबल करेंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, ठीक है। These infections are further divided, किस किस तरह से उसने डिवाइड किया हुआ है बगैर देखे हम देख लेते हैं। ये देखो उसने डिवाइड किया हुआ है सुपरफिशियल, डीप और ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शंस, ठीक है। अब सुपरफिशियल में हमारे पास क्या है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर सिर्फ स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू का लेवल इन्वॉल्व होगा दैट विल बी नोन एज सुपरफिशियल। अगर डीप फेशिया भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, और साथ में मसल्स भी इन्वॉल्व हो दैट विल बी नोन एज डीप। और अगर ऑर्गन स्पेस या ऑर्गन या स्पेस इन्वॉल्व हो जाए दैट विल बी नोन एज ऑर्गन स्पेस सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, ठीक है। अब इसकी आप ये जस्ट बेशक याद रख लें, 47% सुपरफिशियल होते हैं, ज्यादातर जो है वो सुपरफिशियल साइट सर्जिकल इन्फेक्शंस होंगे, डीप जो है वो 23% और ऑर्गन स्पेस 30%, यानी ये दोनों तकरीबन सेम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास क्लासिफिकेशंस 3 हो गई हैं कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस होंगी, सुपरफिशियल, डीप और ऑर्गन स्पेस एसएसआईज, ठीक है। अच्छा, अब क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एसएसआईज, आपने बगैर देखे मुझे बताना है क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। शाबाश, क्या हो सकते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव, पहले ब्रॉडली उसको क्लासिफाई करें, प्री ऑपरेटिव, ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, ऐसे ही है। अच्छा, प्री ऑपरेटिव में आप क्या कहोगे, कौन सी चीज प्री ऑपरेटिव में आपने नहीं की। अगर प्री ऑपरेटिव स्किन क्लीन नहीं रखी और उसके अलावा एंटीबायोटिक्स नहीं दिए प्रोफाइलैक्टिक, और उसके अलावा अगर उसकी प्री ऑपरेटिव केयर पूरी नहीं है, प्री ऑपरेटिव उसकी लैब्स पूरी नहीं है, कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन उसका लेबल नहीं हुआ हुआ, तो भी क्या हो सकता है, बाद में जाके सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे ही है। अच्छा, अब इंट्रा ऑपरेटिव में क्या होगा, यस, अगर जो है ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए ऑपरेशन का, ठीक है, या उस दौरान में कोई वूंड कंटामिनेट कर जाए, कोई एसेप्टिक मेजर्स ना फॉलो की गई हो, वूंड कंटामिनेट कर जाए, वूंड हेमोस्टेसिस हो जाए, या कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, ठीक है, बिल्कुल। और पोस्ट ऑपरेटिव में हमारे पास क्या है, अगर उसका ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं किया गया, और उसके अलावा जो वूंड की केयर नहीं की गई, इंसियन की केयर नहीं की गई, और अगर पेशेंट को ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, मेल न्यूट्रिशन वगैरह थी, उससे क्या होगा, डिलेड वुंड हीलिंग होगी और इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हाइपरग्लाइसीमिया इज द कॉज ऑफ द इन्फेक्शंस, और हाइपोग्लाइसीमिया, कोई बताए मुझे, शाबाश, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अनकंट्रोल्ड अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, डायबिटीज है, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शंस जो हैं वो जल्दी आके लगते हैं पेशेंट को, और खास तौर पे वूंड साइड पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स फॉर एसएसआईज, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं और कौन से नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास क्या हो सकता है, कोई अगर पेशेंट जिस तरह औरतों की सर्जरीज, एब्डोमिनल सर्जरीज, लेप्रोटमीज वगैरह हैं, ये 6-6 घंटे 5-5 घंटे चलती हैं, औरतों की इससे भी ज्यादा, तो और उससे पहले अगर लॉन्ग प्री ऑपरेटिव स्टे है,
ठीक है। लॉन्ग प्री ऑपरेटिव स्टे का क्या मतलब है? हॉस्पिटल स्टे, प्री ऑपरेटिव स्टे है तो क्या हो सकता है? पेशेंट कंटामिनेटेड हो सकता है, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन, कोई जरासीम वगैरह लग सकते हैं, उसको अगर एंटीबायोटिक टाइम से नहीं दी प्रोफाइलैक्टिकली, उसकी वजह से सर्जिकल साइट शेविंग जस्ट 1 day बिफोर द सर्जरी, ठीक है। और उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन डिपेंड करता है, और उसके अलावा ड्रेन्स इन द वूंड, ठीक है ना। और टिश्यू डैमेज, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि टिश्यू डैमेज भी एक मेजर कॉज हो सकती है, और ब्लड लॉस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो एसएसआई कर सकते हैं? बेटा लॉन्ग कौन सा, प्री ऑपरेटिव स्टे पूछ रहे हो या ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन का पूछ रहे हो? बेटा लॉन्ग प्री ऑपरेटिव स्टे का मतलब ये है कि अगर पेशेंट को हमने जो है वहां पे रखा हुआ है प्री ऑपरेटिव, उसमें प्री ऑपरेटिव केयर में उसकी सारी बेसलाइंस वगैरह हम जस्ट 1 या 2 days बिफोर कराते हैं या 1 day बिफोर कराते हैं, ताकि ज्यादा वहां पे जहाँ पे हॉस्पिटल स्टे में कंटामिनेशन ना हो, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन पेशेंट जो है वो क्लीन रहे, पेशेंट की खुद की वजह से कोई जो है उसको इन्फेक्शन ना लग जाए, ठीक है। अच्छा, या उसको कोई इन्फेक्शन डेवलप ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि जितना कम प्री ऑपरेटिव स्टे हो उतना कम रखा जाए, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अब हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल डिफिकल्ट टू मॉडिफाई रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, जो कम इन्वॉल्व करते हैं? मेल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, ओल्ड एज, इम्यूनोसप्रेसेंट, डायबिटीज मेलाइटस और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो अब मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स याद हो गए? कोई ऐसा बच्चा जिससे ना याद हुए उसको हम फिर से करवा देते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। शाबाश। अच्छा, मुझे एक बच्ची पूछ रही है मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का क्या मतलब है? तो आपने पहले लफ्जी मायने देखना है। मॉडिफाई, मॉडिफाई किसको कहते हैं? कौन बताएगा? शाबाश। बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड नूर इलाही, एक्सेलेंट, शाबाश। जो हमारे पास मॉडिफाइबल होते हैं उनका क्या मतलब होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। और जो नॉन मॉडिफाइबल है उसका क्या मतलब है? कि आप जिसको चेंज नहीं कर सकते, जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप ओबेसिटी को, ओल्ड एज को, मेल न्यूट्रिशन को, इन सबको मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, डायबिटीज मेलाइटिस को तो नहीं मॉडिफाई कर सकते, सही है ना? ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल वुंड ऑन द डिग्री ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड रेट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है जी। ये क्लासिफिकेशन जस्ट आप यहां से देख लें और कर लें कि कितना परसेंट क्राइटेरिया है वुंड्स के अंदर इन्फेक्शन का, कौन कौन से वुंड्स, वुंड्स की वैसे थोड़ी सी टाइप्स आती है, क्लीन कंटामिनेटेड और क्लीन कंटामिनेटेड और डर्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 क्लासिफिकेशंस है, पहले तो किसकी? वुंड की, और फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि विद प्रोफाइलैक्सिस कितना इन्फेक्शन रेट होता है उसमें, और विदाउट प्रोफाइलैक्सिस। तो मेरा ख्याल कहता है एज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, माशाल्लाह डिस्टिंक्शन होल्डर्स हो सारे आप लोग, मुझे ऑलरेडी बता सकते हो कि जो क्लीन होगा जाहिर सी बात है उसमें प्रोफाइलैक्टिकली भी इन्फेक्शन रेट और विद प्रोफाइलैक्सिस भी इन्फेक्शन रेट जो है वो कम होगा एज कंपेयर्ड टू डर्टी। सही है? समझ आ रही है? कह सकते हो ना ये? ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसको देख लेते हैं कि क्लीन का क्राइटेरिया क्या होगा। ऑपरेशंस इन विच नो इन्फ्लेमेशन इज काउंटर्ड, रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री और जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट्स आर नॉट एंटर्ड, देयर इज नो ब्रेक इन एसेप्टिक ऑपरेटिंग टेक्निक, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? क्लीन वुंड्स। क्लीन वुंड्स का क्या मतलब है? एक तो इसका लॉन्ग स्टे नहीं है, दूसरा क्या है कि इन ऑपरेशंस के अंदर इन्फ्लेमेशन के चांसेस नहीं है, रिस्पिरेटरी, एलिमेंट्री या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और क्लीन कंटेमिनेटेड का क्या मतलब है? ऐसे ऑपरेशंस जिसमें रिस्पिरेटरी, एलिमेंट्री या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन
विदाउट सिग्निफिकेंट स्पिलेज। ठीक है, ये स्पिलेज क्या होता है? सिग्निफिकेंट स्पिलेज क्लीन कंटामिनेटेड से आपने याद रखना है। अजान हो रही है, 2 मिनट रुक जाए बच्चों। बेटा नमाज का ब्रेक नहीं, मैं 7 बजे आपको फारिग कर दूंगी, ठीक है? इशा की नमाज है वैसे भी। चलें जी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, हम क्या पढ़ रहे थे? क्लीन कंटामिनेटेड का क्या मतलब था? इसमें हमने स्पेलेज का भी पढ़ा था। क्लीन कंटामिनेटेड का मतलब है ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री ट्रैक या जेनिटल यूरिनरी ट्रैक इन्वॉल्व होते हैं और विदाउट सिग्निफिकेंट स्पिलेज। सिग्निफिकेंट स्पिलेज क्या होता है बेसिकली कि अगर कोई इन्फेक्शियस जो है इन्फ्लेमेशन या कोई सिस्ट हो गई इन्फेक्टेड, या कोई इस तरह का वूंड है जिसे हमने ड्यूरिंग सर्जरी इंसाइज करना है ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, और उसकी जो स्पिलेज है उसकी वजह से क्या हो सकता है? इन्फेक्शन का रेट ज्यादा हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्लीन कंटामिनेटेड। समझ आ गई है क्लीन कंटामिनेटेड की अब? ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली थोड़ा सा इन्फेक्शन रेट जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लीन। अगर विदाउट प्रोफाइल एक्सेस तो 6 to 9%, और अगर विद प्रोफाइल एक्सेस तो हाफ हो जाएगा, 3%। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास कंटामिनेटेड क्या है? जिसके अंदर बुरा हाल है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन इनकाउंटर्ड है, लेकिन इसके साथ पस नहीं आई, अभी सिर्फ एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। और वेयर देयर इज विजिबल कंटेमिनेशन ऑफ द वुंड। ठीक है। एग्जांपल्स इंक्लूड ग्रॉस स्पिलेज फ्रॉम द hollow viscous during the operation या compound open injuries operated within few hours। ये स्पिलेज क्या होगा? जो हमारे पास जो उसका रह जाता है, वेस्ट रह जाता है, जिस वेस्ट को हम क्लीन करते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है? जो अंडरलाइंग टिश्यू है या ऑर्गन है जिसके साथ जाके वो स्ट्राइक करेगा, या बॉडी के किसी पार्ट के साथ कोई थोड़ा सा रह जाता है, तो दैट वुड कंटामिनेट एंड विल लीड टू द इन्फेक्शन। ठीक है। अब इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? विदाउट प्रोफाइल एक्सेस कितना है ये इन्फेक्शन रेट? इसका कितना बढ़ सकता है? 13 to 20%। और अगर प्रोफाइल एक्सेस के साथ देखें तो सिर्फ 6% चांसेस हैं। ठीक है। और डर्टी क्या है? जिसके अंदर पस डिस्चार्ज आ रही हो और
प्रीवियसली कोई परफोरेटेड होलो विस्कस कंपाउंड या ओपन इंजरीज हैं फॉर मोर देन 4 hours ओल्ड, जिसके अंदर ट्रॉमा हो सकता है, ब्लंट इंजरीज हो सकती हैं, और उसके अलावा आप क्या कह सकते हो, फायर आर्म इंजरीज हो सकती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, और क्या हो सकता है, कोई मेलिग्नेंसी, कोई कार्सिनोमा, कोई बर्स्ट किस्म की मेलिग्नेंसी या कार्सिनोमा। इन सिचुएशंस में क्या होता है, डर्टी वुंड, और उसके अंदर कितने चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के विदाउट प्रोफाइलैक्सिस, 40%। देखो कितने परसेंट चांसेस हैं, 40%, और विद प्रोफाइलैक्सिस 7%। अच्छा, मैं तब से प्रोफाइलैक्सिस प्रोफाइलैक्सिस करी जा रही हूँ, ये प्रोफाइलैक्सिस करेंगे किस तरह, क्या देंगे उसको प्रोफाइलैक्सिस में, क्या ऐसी चीज देंगे उसको प्रोफाइलैक्सिस में जिससे उसका इतना इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा। फजर आपको कंफर्म नहीं है, कंफर्म बताए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके ऊपर। एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये भी क्लासिफिकेशन है, जिनको वोन क्लासिफिकेशन का क्लीन और क्लीन कंटामिनेटेड मैंने थोड़ा सा वैसे बता दिया है, लेकिन अगर नहीं पता तो ये आपने पढ़ लेनी है, आपको पता होना चाहिए कौन सा टाइप ऑफ वोन है। ये आपके सिनेरियो में भी आ सकता है कि ये सर्जरी हुई थी उसकी, तो बताएंगे ये कौन सा टाइप ऑफ वोन है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, ये लें जी, ये स्लाइड, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखना है, जो सिवेरिटी है एसएसआईज की या फिर सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस की, वो सिवेरिटी हम किस तरह से देखते हैं। कोई मेथड नहीं है यूनिवर्सल, लेकिन जो है ये एक सबसे स्कोरिंग सिस्टम है जिससे हमें पता चल जाता है कि कितनी सिवेरिटी है सेप्सिस की। ये लें जी, ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ए सबसे स्कोरिंग सिस्टम क्या है, जिसके अंदर हम वोन की असेसमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा देख सकते हैं सिवेरिटी ऑफ वोन इन्फेक्शन कितना हो सकता है इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, आप कैसे देखेंगे, ये देखें, ये हमारे पास क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को आपने जस्ट रीड करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दूंगी। अगर एडिशनल ट्रीटमेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स थी तो 10, अदरवाइज 0। किस तरह से, सबसे पहले ये ऊपर देख लें कि ए सबसिस से क्या मुराद है, वैसे तो ये सारा इसने लिखा ही हुआ है। ये देखो, ए एस ई पी एस आई एस, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाता है, ए सेप्सिस स्कोरिंग, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने क्या देखना है, ये बेसिकली क्या है, क्राइटेरिया है किस चीज का, सिवियरिटी ऑफ वुंड इन्फेक्शन का, ठीक है। इससे हम सिवियरिटी ऑफ वुंड इन्फेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके अलावा ये पॉइंट्स कैलकुलेट करके इन्फेक्शन को कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है जी। अब एडिशनल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, अगर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है तो फिर हमने 10 स्कोर लेना है, नहीं तो 0। ड्रेनेज ऑफ पस अंडर लोकल एनेस्थीसिया हो रही है तो फिर 5, वरना 0। ड्रेनेज ऑफ पस अंडर जीए हो रही है तो फिर 10, अदरवाइज 0, ठीक है। सीरस डिस्चार्ज में क्या है, अगर सीरियस डिस्चार्ज या एरिदिमा है तो उसमें भी कितना स्कोर होगा, 0 से 5। अब 0 से 5 किस तरह होगा, अगर लेस देन 20% वूंड इन्वॉल्व है तो 1। जिस तरह वूंड जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता जाएगा, उस तरह क्या होता जाएगा, आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना मैंने एक चीज मिस कर दी है। ये देखो, यहाँ पे ना आपने एक और चीज याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल क्लीन और कंटामिनेटेड वुंड्स हैं और इनके प्रोफाइल एक्सेस के रेट को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। और जो आपका कंटेमिनेटेड वुंड है उसके अंदर इन्फेक्शन रेट इतना ज्यादा है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, थेरापेटिक एंटीबायोटिक्स। और
फॉर एग्जाम्पल अगर कंटामिनेटेड वूंड के अंदर इन्फेक्शन रेट और कंटामिनेटेड वूंड 4 आवर्स के ड्यूरेशन के अंदर होता है, तो उसको उसके अंदर फिर हम थेरापेटिक एंटीबायोटिक्स देंगे। और डर्टी वूंड में अगर कंटामिनेशन और इन्फेक्शन जो है वो 4 आवर्स से ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो फिर इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, कितनी देर के लिए थेरापेटिक एंटीबायोटिक्स देंगे, पूरा कोर्स देंगे 5 to 7 डेज के लिए। ठीक है, ये भी आपने बात याद रखनी है, ये हमने मिस कर दी थी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, स्कोरिंग सिस्टम। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया जिस जिस तरह से वूंड की परसेंटेज कम होगी, पॉइंट्स कम होते जाएंगे, और जिस जिस तरह वूंड्स की परसेंटेज ज्यादा होती जाएगी, जो है पॉइंट्स ज्यादा होते जाएंगे। इसी तरह ये देखो, प्रिवेलेंट और सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू के भी 0 से 10 तक स्कोरिंग है। इसका भी वही है 20, 20 to 40, यानी ना 20 20 इसमें इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, 20 उसके बाद 20 के अंदर 20 ऐड करने हैं, इसी तरह यानी एवरेज 20% ली हुई है। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे ऑड नंबर्स है, यहाँ पे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, और आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया अगर तो 10, अदरवाइज 0, स्टे एज इन पेशेंट ओवर 14 डेज तब भी 10, अदरवाइज 0। ठीक है। हाँ, अब ये क्या स्कोरिंग सिस्टम है, किस तरह से ये स्कोरिंग सिस्टम जो है वो इवेल्युएशन करवाता है, बताएं किस तरह से ये कैटेगरी इवेल्युएशन, अभी भी आवाज नहीं आ रही, किस तरह से ये कैटेगरी या इवेल्युएशन जो है वो हमें स्कोर देती है ऑफ द इन्फेक्शन। शाबाश, जितना कम से कम स्कोर होगा उतना क्या आपके वूंड हीलिंग सही होगी, उतनी वूंड हीलिंग अच्छी होगी। और जितना ज्यादा स्कोर आएगा उतना ज्यादा चांस होगा कि वूंड इन्फेक्शन हो रहा है, और वूंड इन्फेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, ये देखो मेरे पास कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शन इसने लिखा भी हुआ है। टोटल स्कोर अगर सिर्फ 0 से 10 तक हमें मिलता है तो इसका मतलब है कि हम ग्रीन जोन में है, सेटिस्फैक्ट्री हीलिंग हो सकती है। लेकिन अगर 11 to 20 है तो इसका मतलब है कि वो हीलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है। और अगर 20 to 30 हो जाता है, इसका मतलब कि माइनर वुंड इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। और अगर 31 to 40 उससे ज्यादा करती है तो इसका मतलब मॉडरेट वुंड इन्फेक्शन। और अगर ग्रेटर देन 40 हो जाती है तो इसका मतलब कि अब तो जो है वहां पे वुंड इन्फेक्शन सिवियर है, और उसके अंदर आपने क्या करना होता है, डिस्चार्ज, बस इवैक्यूएट, और उसके अलावा उसको थेरापेटिक एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाना है। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये एक और जो है वुंड स्कोरिंग सिस्टम है जी, ये आप जस्ट एक दफा रीड कर लें, ये क्या सिस्टम है। इसके अंदर भी उसने वही लिखा हुआ है कि अगर ग्रेड 0 से 5 तक उसने लिखे हुए हैं। 0 ग्रेड में हम क्या कब कहते हैं उसको, जब नॉर्मल हीलिंग हो रही हो, और अगर नॉर्मल हीलिंग के साथ थोड़ी सी ब्रूजिंग या रिदमिया हो जाए तो हम उसे ग्रेड 1 कहते हैं। और अगर रिदमिया के साथ इन्फ्लेमेशन के साइंस आने शुरू हो जाए तो फिर हम उसे ग्रेड 2 कहते हैं। और अगर उसके साथ डिस्चार्ज आनी शुरू हो जाए, दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज ग्रेड 3। और डिस्चार्ज के साथ पस भी आनी शुरू हो जाए, दैट विल बी नोन एज ग्रेड 4। डिस्चार्ज और पस में क्या फर्क है, कंटामिनेटेड जो डिस्चार्ज होता है और उसको हम क्या कहते हैं, पस, और जो सिर्फ डिस्चार्ज होगा फ्लूइड की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं क्लियर या हीमोसीरस डिस्चार्ज। ठीक है। और ग्रेड 5 में क्या है कि सिवियर इन्फेक्शन हो गया विद और विदाउट ब्रेकडाउन, हेमाटोमा रिक्वायरिंग एस्पायरेशन। अब उसका इलाज यही है कि हम उसको एस्पायरेट करें, क्लीन करें, डिस्चार्ज और इवैक्यूएट करें। ठीक है जी। अब ये दोनों सिस्टम्स, एक ए सेप्सिक सिस्टम और एक साउथहैम्पटन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम्स जो हैं इसकी कैसे असेसमेंट करेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, समझ आ गई है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी के मेजर और माइनर एसएसआईज, मेजर वुंड इन्फेक्शन, माइनर वुंड इन्फेक्शन। ये तो मेरा ख्याल कहता है कि अब तो आप लोगों को आ जाने चाहिए कि इसमें क्या क्या आएंगी चीजें, मेजर में क्या आएगा और माइनर में क्या आएगा। माइनर में ये होगा कि डिस्चार्ज जो है वो पास की हो सकती है या क्लियर सीरस हो सकती है, लेकिन उसके साथ माइनर है तो उसके साथ कोई साइंस नहीं होंगे सिस्टेमिक या एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट के, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, कोई वाइटल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। या उसके अलावा जो है
डिलेड रिटर्न टू द होम, ठीक है। अच्छा, डिलेड रिटर्न टू द होम का क्या कॉन्सेप्ट है, जल्दी से मुझे बता देना। अगर इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो क्या हम उसे घर भेज सकते हैं? नहीं, जब तक हम उसे ट्रीट नहीं करेंगे हम उसे घर नहीं भेज सकते, ठीक है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसे आपने रीड करना है और मुझे जल्दी से बताना है कि क्या क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या हो सकता है, कोई कम्युनिटी की तरफ से या कोई एंडोजेनस कॉज की तरफ से हो सकता है, और सेकेंडरी में क्या हो सकता है, कोई रिलेटेड टू द कॉज, मतलब के ऑपरेशन थिएटर के अंदर से, वार्ड के अंदर से, या ड्यूरिंग सर्जरी कोई कंटामिनेशन हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है जी। अब किस तरह से सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को रूल आउट करेंगे या रिकॉग्नाइज करेंगे, इतना पढ़ पढ़ के बूढ़े हो गए हो मेरा ख्याल है, अब तो आपको आना चाहिए कि उस साइट को एग्जामिन करेंगे, डिस्चार्ज, पास, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस या वाइटल साइंस। उसके अलावा फिर हम अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन करा के दे सकते हैं, और उसके अलावा वूंड की हालत देख सकते हैं, वूंड की जो है उसको वॉश करके, उसको रोज उसके जब पट्टी चेंज कर रहे होते हैं उस दौरान हम उसकी हालत देख सकते हैं, उसका जायजा ले सकते हैं कि भाई इसके अंदर से जो है वो कोई पास डिस्चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा, किस तरह का आ रहा है, कौन से कलर का आ रहा है, हील हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। ये सारी चीजें अब किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बस ये बता दें फिर आपको छुट्टी हो जाएगी। किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? अच्छा, मुझे बताओ कि आप लोगों ने लेक्चर 9 बजे लेना है या 10 बजे लेना है, जल्दी से बता दो। प्री ऑपरेटिव मेजर्स किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी बेटा नमाज का टाइम है ना, तो अभी इस वजह से मैं कह रही हूँ 9 बजे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जल्दी फ्री कर दूंगी। अगर प्री ऑपरेटिव मेयर्स में क्या, अगर उसे कोई डिजीज है अंडरलाइंग, या उसे कोई जो है वो इन्फेक्शन था, या उसके अलावा अगर उसकी कोई इंस्टेबिलिटी है, कार्डिक की, हाइपरटेंशन की, ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं है उसका, और उसके अलावा आपने उसका कोविड टेस्ट करवाना है, उसको कहना है कि उसको कहना है कि सिगरेट ना पिए, ठीक है ना, और उसको कहना है कि बिफोर ऑपरेशन उस जगह को क्लीन करे एटलीस्ट द नाइट बिफोर द ऑपरेटिव डे, ठीक है। और उसके प्री ऑपरेटिव सारी मेयर्स पूरी होनी चाहिए, सारी स्क्रीनिंग पूरी होनी चाहिए, ए हैव, बी हैव, सी वायरल मार्कर्स, इन सब की, ठीक है। अब इंटर ऑपरेटिव मेयर्स में हम क्या करेंगे कि do not remove hair preoperatively unless the hair at or around the incision site will interfere the operation, ठीक है। अगर हेयर रिमूव करना है तो इमीडिएटली बिफोर ऑपरेशन रिमूव करें विद इलेक्ट्रिकल क्लिपर्स, ठीक है। तो ये इसमें क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि अगर आपने उस जगह का ऑपरेशन नहीं करना, जिस जगह पे बाल हैं तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि वहां पे बाल आ रहे हैं और आपको करने की जरूरत है तो फिर आपने किससे करना है, इलेक्ट्रिकल क्लिपर से करना है, रेजर से नहीं करना, क्योंकि रेजर से क्या हो सकता है, कट लग सकता है और चांसेस ज्यादा हो सकते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के। और कब रिमूव करेंगे, जस्ट इमीडिएटली बिफोर दी ऑपरेशन, ओटी में बिठा के, ठीक है। और उसके अलावा अगर उसे कोई नॉर्मोथर्मिया है या ग्लूकोज लेवल उसको मेंटेन करना है, एंटीसेप्टिक एजेंट देने हैं फॉर स्किन प्रेपरेशन, नेल्स उसके अपने नेल्स शॉर्ट रखने हैं कि उसके नेल्स शॉर्ट रखने हैं, ये किसके नेल्स, मरीज के नेल्स शॉर्ट रखने हैं कि अपने नेल्स शॉर्ट रखने हैं, जल्दी से मुझे बताएं। और उसके अलावा परफॉर्म प्री ऑपरेटिव सर्जिकल स्क्रब फॉर एटलीस्ट 2 to 5 minutes यूजिंग एन अप्रोप्रिएट एसेप्टिक मेयर्स, वही सारी चीजें जो हम ओटी के अंदर प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। किसी ने मुझे नहीं बताया कि किसके नेल्स जो है वो कट करने हैं, अपने नेल्स भाई, डॉक्टर के नेल्स ही कट करेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, प्री ऑपरेटिव मर्सा स्क्रीनिंग हो सकती है, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मर्सा आपको पता है इतना डेंजरस और हार्मफुल बैक्टीरिया है ना कि इसकी वजह से बहुत बहुत देर तक जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होती है। आज आपने मुझे बताना है कि ये क्या होता है, मेरा ख्याल कहता है आप लोगों ने 4th ईयर और 3rd ईयर में पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स भी देने हैं एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, और उसको रिपीट करना है अगर सर्जरी जो है वो ग्रेटर देन 6 आवर्स प्रोलॉन्ग कर जाती है तो, ठीक है। और उसके अलावा जो जी हमारी टीम है उसको भी स्टेराइल गाउन और ग्लव्स मिलने होने चाहिए, सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए उसको, ठीक है। स्किन प्रेपरेशन अच्छी होनी चाहिए, पहले उसको पेंट करना है विद द पायोडीन, क्लीन करना है,
डिसइंफेक्ट करना है, ऑपरेटिंग रूम के डोर्स क्लोज करने हैं ताकि कोई जो है इक्विपमेंट पर्सनल या कोई इस तरह की इसके अलावा कोई चीज़ें ना जाएं, कंटामिनेशन के चांसेस ना हो, क्लीन एरिया रखना चाहिए, सिर्फ ऐसे बंदे इन्वॉल्व होने चाहिए जो अंदर के हैं, बाहर का कोई बंदा ना आए ताकि कोई बैक्टीरिया वायरस ना आ सके। स्क्रब सूट्स जो कंटामिनेटेड हैं या नजर आ रहा है वाजे तौर पे कि गंदे हैं, उनको हमने चेंज करना है, उनको नहीं पहनना, क्लीन और स्टेरिलाइज्ड पहनने हैं, ठीक है। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है वो स्टेलाइज्ड होनी चाहिए। और उसके अलावा आखिर में इसने लिखा हुआ है कि जेंटल ली जो है वो टिश्यू को हैंडल रखना है। क्यों जेंटली टिश्यू को हैंडल रखना है? अगर हम उसको ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा कर सकते हैं, इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, कोई अंडरलाइंग जो है वो इंसियन ज्यादा हो सकती है, कोई अंडरलाइंग डैमेज हो सकता है, ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास इसकी प्री ऑपरेटिव और इंटर ऑपरेटिव, इसकी सिर्फ आपने हेडिंग्स याद रखनी है। अब सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिव में वो कर लें और फिर चले जाएं। पोस्ट ऑपरेटिव में हमने क्या करना है जी कि स्टेराइल ड्रेसिंग पोस्ट ऑपरेटिवली टू प्रोटेक्ट एन इंसिजन दैट हैज बीन क्लोज्ड प्राइमरीली, वॉश हैंड्स, या डॉक्टर के बारे में ड्रेसिंग चेंज करनी है, एनी कांटेक्ट विद द सर्जिकल साइट उसे रिमूव करना है, अर्ली रिमूवल ऑफ द ड्रेन्स एंड यूरिनरी कैथेटर, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग। ये किसे कहना है? ये पेशेंट को कहना है, ताकि क्या हो जाए, वुंड हीलिंग जो है वो डिले ना हो। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई है? चलें जी, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं एंटीबैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के, ये प्रिंसिपल्स हम वैसे तो सिर्फ रीड करने वाले हैं, लेकिन हम नेक्स्ट में जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलें जी, थोड़ा सा रह जाता है, आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे फिनिश कर सकें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। और मुझे बता दें कि 9 बजे लेक्चर लेना है कि 10 बजे? ग्रुप में बता दो, जो ज्यादा कहेगा मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ऑल टाइम रेडी हूँ, ठीक है।